एड्यू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जेबी गुप्ता बुक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इंडक्शन मोटर वर्क विथ। तो हम सभी जानते हैं कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दोनों ही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है और दोनों को वेरिएबल फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरिएबल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ एसी से मिलता है, तो ये दोनों ही वर्क करता है एसी ओनली। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आर बाय अ वेरी considerable margin the most widely used AC motor is। पहला बोल रहा है, these are cheap in cost, simple and rugged in construction and require little maintenance। दूसरा बोल रहा है, they are capable of operation under a wide range of power factor both leading and lagging। थर्ड बोल रहा है, दे हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एंड मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। फोर्थ बोल रहा है, दे हैव वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो मोटर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है उसका वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में तो जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ऑब्वियसली जो एसी मोटर जो वाइडली हम यूज़ करते हैं वो चीपर होना चाहिए, इनको सस्ता होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रगेड इन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, मतलब रख रखाव की जो ज़रूरत हो वो बहुत ही कम हो। दूसरा बोल रहा है, दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेशन अंडर वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारा पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में पॉसिबल नहीं है। वो लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर नहीं दे सकता, ये सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में हो सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है, दे हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें या फिर पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होता है और मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने से पावर फैक्टर क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, मतलब पावर फैक्टर डिक्रीज कर जाता है, तो जिसकी वजह से मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं पॉसिबल है। डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है, दे हैव वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो बोल रहा है ये भी सही नहीं है, क्योंकि गुड स्पीड रेगुलेशन सिंक्रोनस मोटर का होता है, ना कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो यहाँ पर बी, सी और डी तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, मतलब हमारा जो मोटर होना चाहिए वो चीपर होना चाहिए कॉस्ट में, सिंपल होना चाहिए और रगेड इन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस, रख रखाव की ज़रूरत बहुत ही कम पड़नी चाहिए। अगर इसी में हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, हमने पढ़ा था कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में जनरली हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, जिसमें 2 प्रकार के इंडक्शन मोटर का जिक्र किया गया है। वह है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसका कॉस्ट जो होता है, मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्लिपरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो होता है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का बढ़ जाता है। और मेंटेनेंस की बात करें तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर को ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वही अगर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसे बहुत ही कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर एडवांटेज की बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन बोल रहा है, इट कैन रन इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम बोथ डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं, इंटरचेंज करके दो फेज को इंटरचेंज करके हम लोग रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, तो ये गलत है। दूसरा बोल रहा है, इट इज़ सिंपली अ ट्रांसफार्मर हुज मैग्नेटिक सर्किट इज सेपरेटेड बाय एन एयर गैप इनटू 2 relatively movable
portion, one carrying the primary and other the secondary winding. तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इट इज़ सिंपली ए ट्रांसफार्मर जिसमें मैग्नेटिक जो सर्किट होता है सेपरेटेड होता है बाय द एयर गैप, ठीक है, इनटू अ टू रिलेटिवली मूवेबल पोर्शन, वन कैरिंग द प्राइमरी एंड अदर द सेकेंडरी वाइंडिंग। हमें पता है स्टेटर का भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और रोटर जो होता है रोटर का भी अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और दोनों ही एयर जो स्टेटर और रोटर है दोनों ही एक दूसरे से एयर गैप से सेपरेटेड होता है, ठीक है। जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर में भी देखा था, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, दोनों ही वहाँ पर एयर गैप से सेपरेट नहीं होता था, वहाँ पर हम लोग कोर के जरिए दोनों को सेपरेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों को वेरिएबल फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलने पर ही हमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, एन इंटू डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है और फाई जो है फ्लक्स है। फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज होने से हमें ईएमएफ मिलता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है वो मैं बताना चाहूँगी। इट नीड मोर मेंटेनेंस देन द रिक्वायर्ड बाय अ डीसी मोटर। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि डीसी शंट मोटर जो होता है उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अगर हमसे बोला जाता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, लेकिन यहाँ पर कंपेयर किया गया है डीसी शंट मोटर से। तो डीसी शंट मोटर को ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बोल रहा है डी ऑप्शन, इट इज़ मोर कॉस्टलियर देन अ डीसी शंट मोटर ऑफ द सेम आउटपुट रेटिंग। बोरा मोर कॉस्टलियर है देन द डीसी शंट मोटर। सेम आउटपुट रेटिंग के लिए, सेम ही आउटपुट रेटिंग के लिए ज़्यादा कॉस्टली होता है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर कंपेयर टू डीसी शंट मोटर। तो ऐसा नहीं है, सबसे इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो डीसी शंट मोटर ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर हम एयर गैप की भी बात करें तो जो एसी मोटर है उसका एयर गैप कम होता है और डीसी मोटर का एयर गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है। वही अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में, तो सिंक्रोनस मोटर का एयर गैप इंडक्शन मोटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बेसिक है जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि किसका एयर गैप ज़्यादा होता है, किसका एयर गैप कम होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्टेटर फ्रेम इन एन इंडक्शन मोटर इज यूज टू। पहला ऑप्शन गिवन है होल्ड द आर्मेचर स्टैम्पिंग इन पोजिशन, दूसरा है वेंटिलेट द आर्मेचर, तीसरा है प्रोटेक्ट द होल मशीन, डी बोल रहा है प्रोवाइड अ रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स। तो स्टेटर फ्रेम जो हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर, उसका यूज होता है वो होल्ड करके रखता है आर्मेचर स्टैम्पिंग इन पोजिशन, उसको पोजिशन में होल्ड करके रखता है आर्मेचर स्टैम्पिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। फ्रेम जो होता है इंडक्शन मोटर का वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है फ्रेम इंडक्शन मोटर का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द A stator core of a three-phase induction motor is limited in order to reduce the laminated. The stator core of three-phase induction motor is laminated in order to reduce the। पहला ऑप्शन गिवन है ईडी करंट लॉस, दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस, तीसरा है बोथ ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस, डी बोल रहा है वेट ऑफ द स्टेटर, ई बोल रहा है विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तो हम सभी को पता है ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि जो हम लोग कोर को लैमिनेटेड करते थे ताकि ईडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पर भी जो स्टेटर कोर है उसको लैमिनेटेड करते हैं टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। पहला है रिजल्ट इन रिड्यूस्ड लीकेज रिएक्टेंस,
दूसरा बोल रहा है रिजल्ट इन रिड्यूस एक्सियल लेंथ ऑफ द मशीन। थर्ड बोल रहा है मेक इट्स स्टीफर। डी बोल रहा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों हम लोग फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। कहने का मतलब ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। रिजल्ट इन रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, अगर फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग हम यूज करते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा घटेगा और हमारा एक्सियल लेंथ ऑफ मशीन का जो एक्सियल लेंथ है वो भी रिड्यूस होगा और स्टीफर बनाए, मेक इट स्टीफर। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इंडक्शन मोटर शाफ्ट शुड बी। इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन गिवन है होलो, ठीक है, एक दिया है, दूसरा है स्टीफ, तीसरा है फ्लेक्सिबल, डी बोल रहा है एनी ऑफ दिस। तो हम लोग सभी जानते हैं जो शाफ्ट जो होता है इंडक्शन मोटर का वो होलो नहीं होता है। अगर मैं स्टेटर की बात करें तो वो होलो होता है, लेकिन जो हमारा शाफ्ट होता है वो स्टीफ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला, तो लचीला तो नहीं होता, बिल्कुल वो स्टीफ होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडक्शन मोटर शाफ्ट इज मेड ऑफ। जो शाफ्ट होता है इंडक्शन मोटर का वो किसका बना होता है। पहला ऑप्शन गिवन है मिल्ड स्टील, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है हाई स्पीड स्टील, डी बोल रहा है स्टेनलेस स्टील, ई बोल रहा है एल्युमिनियम। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट है वो बना होता है मिल्ड स्टील का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडक्शन मोटर नॉर्मली यूज डाइकास्ट एल्युमिनियम रोटर बिकॉज एल्युमिनियम इज। पहला ऑप्शन गिवन है चीप इन कॉस्ट, दूसरा है लाइट इन वेट, तीसरा है इजी टू कास्ट ओइंग टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज इजली अवेलेबल, डी बोल रहा है ऑफ लो रेसिस्टिविटी। यहाँ पे जितने ही ऑप्शन हैं सभी इंडक्शन मोटर की एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ है। ये चीप इन कॉस्ट होता है, सस्ता होता है कंपेयर टू कॉपर। दूसरा बोला लाइट इन वेट, हाँ ये हल्का भी होता है कॉपर के कंपेयर में। इसकी रेसिस्टिविटी भी लो होती है, अगर कॉपर से कंपेयर करें तो इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है हाई होती है कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो बोल रहा है वो ज़्यादा सटीक रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमसे पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर नॉर्मली यूज डाइकास्ट एल्युमिनियम रोटर बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम इज इजी टू कास्ट ओइंग टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट के वजह से इसको ईजिली हम लोग कास्ट कर पाते हैं एंड ईजिली अवेलेबल, और बहुत ही आसानी से ये मिल पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। पहला ऑप्शन गिवन है रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू इंड रिंग, दूसरा बोल रहा है रोटर कंडक्टर इंड आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग, सी बोल रहा है रोटर कंडक्टर आर केप्ट ओपन, डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका रोटर कंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है थ्रू इंड रिंग। यहाँ पर कोई भी स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, वो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में तो उसमें रोटर का कंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है इंड रिंग से। यही कारण है कि इसमें हम लोग रोटर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्रूव नहीं हो पाता है विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस। वही अगर हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तो उसके रोटर में हम वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाकर हम स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के भी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए 2 तरीके यूज किए जाते हैं। पहला है डीप बार रोटर और दूसरा है डबल केज इंडक्शन मोटर। दोनों का यूज़ करके हम लोग दोनों में से किसी एक का यूज़ करके हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें डीप बार और डबल केज इंडक्शन मोटर का तो डबल केज जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू डीप बार इंडक्शन मोटर, ठीक है। और अगर दोनों में कंपेयर करें डबल केज और डीप बार तो डबल केक जो होता है उसका कॉस्ट जो होता है बहुत ही हाई होता है, मतलब मैन्युफैक्चर कॉस्ट जो होता है बहुत ही हाई होता है क्योंकि यहाँ पर 2 बार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्क्वायर केज रोटर ऑफ 6 पोल इंडक्शन मोटर कैन बी यूज फॉर डैश इंडक्शन मोटर।
पहला ऑप्शन गिवन है ओनली 6 पोल, बी बोल रहा है 6 और 12 पोल, सी बोल रहा है एनी नंबर ऑफ पोल्स इन एन, डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 6 पोल इंडक्शन मोटर है, उसके रोटर को, स्क्वायर के रोटर को हम यूज कर सकते हैं डैश इंडक्शन मोटर में। तो किसी भी नंबर ऑफ पोल के इंडक्शन मोटर में हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर के रोटर को। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑप्शन सी जो है करेक्ट है इसका। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि स्क्वायर के एक रोटर जो होता है वो ऑटोमेटिक उसमें इनबिल्ड होते हैं पोल्स। अगर आप स्टेटर में 6 पोल है तो वो 6 पोल बना लेगा, अगर स्टेटर में 4 पोल है तो वो 4 पोल इनबिल्ड कर लेगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रोटर को हम 6 पोल इंडक्शन मोटर में डाल रहे हैं या फिर 4 पोल इंडक्शन मोटर में डाल रहे हैं या फिर 2 पोल इंडक्शन मोटर में डाल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं। वो जितना स्टेटर पे पोल्स होंगे उतना ही पोल्स रोटर में भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है स्क्वायर के रोटर का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर के इंडक्शन मोटर आर प्रोवाइडेड विथ ब्लेड इन ऑर्डर टू, पहला है फैसिलिटेट कूलिंग ऑफ रोटर, दूसरा है बैलेंस द रोटर डायनेमिकली, तीसरा है एलिमिनेट नॉइज, डी बोरा नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर के जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो ब्लेड्स हम लोग लगाते हैं ताकि हम रोटर को कूलिंग प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, फैसिलिटेड कूलिंग ऑफ रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रोटर ऑफ अ 3 फेज वुंड रोटर इंडक्शन मोटर इज प्रोवाइडेड विथ, पहला ऑप्शन गिवन है सिंगल फेज वाइंडिंग, दूसरा है 3 फेज वाइंडिंग, सी बोल रहा है हैवी कॉपर और एल्युमिनियम बार प्लेस्ड इन रोटर स्लॉट्स, डी बोल रहा है हैवी शॉर्ट सर्किटेड इन रिंग। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 फेज वुंड रोटर इज नथिंग बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसके रोटर में हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं 3 फेज वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल फेज वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करते, 3 फेज वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। और जो ऑप्शन डी बोल रहा है कि हैवी शॉर्ट सर्किटेड इन रिंग, तो हम लोग जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें कोई भी इन रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो हम लोग यूज़ करते हैं स्क्वायर के इंडक्शन मोटर में रोटर के कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी बोल रहा है कि हैवी कॉपर और एल्युमिनियम बार प्लेस्ड इन रोटर स्लॉट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ 3 phase slip ring induction motor the rotor winding terminal are brought out through slip ring to, पहला ऑप्शन गिवन है कनेक्ट एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग, बी बोल रहा कनेक्ट देम आइदर इन स्टार और इन डेल्टा एज पर नीड, सी बोल रहा कनेक्ट टू 3 phase AC सप्लाई, डी बोल रहा क्लोज द रोटर सर्किट एक्सटर्नली। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। ठीक है, रोटर वाइंडिंग टर्मिनल आर बाउट आउट थ्रो स्लिप रिंग के से बाहर निकाला जा रहा है रोटर वाइंडिंग के टर्मिनल को, तो टू कनेक्ट द एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग के ज़रिए हम लोग 3 टर्मिनल को बाहर निकालते हैं और तीनों टर्मिनल को हम लोग रेसिस्टेंस के ज़रिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकें। और ये हम लोग जैसे हमारा जो मोटर है वो 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है तो हम उसके रेसिस्टेंस को कट आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस यूज किया जाता है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा सटीक है, कनेक्ट द एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग के टाइम में एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क का, तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो फ्री होता है रेसिस्टेंस से। रेसिस्टेंस वेरी होने पर मैक्सिमम टॉर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर हम बात करें जिस स्लिप पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो स्लिप रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं SM इक्वल टू क्या होता है R2/X2। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कनेक्ट टू 3 फेज AC सप्लाई,
तो हम लोग स्टेटर में ऑलरेडी 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो रोटर में 3 फेज सप्लाई देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है वो सिंगल एक्साइटेड होता है। वही अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की तो डबली एक्साइटेड होता है। होता क्या है कि हम उसमें स्टेटर में भी सप्लाई देते हैं 3 फेज सप्लाई, और रोटर में भी डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है क्लोज द रोटर सर्किट एक्सटर्नली। तो क्लोज हम लोग करते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, ना कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं, रोटर के कंडक्टर को शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ रोटर वाइंडिंग फॉर अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैविंग डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर मस्ट बी कनेक्टेड इन। पहला बोल रहा है डेल्टा, बी बोल रहा है स्टार, सी बोल रहा है डेल्टा और स्टार अकॉर्डिंग टू नीड, डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। रोटर वाइंडिंग फॉर अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैविंग द डेल्टा कनेक्टेड स्टार क्या बोल रहा है, डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। तो मस्ट बी कनेक्टेड इन, तो रोटर जो वाइंडिंग है उसको किस में कनेक्ट करेंगे, स्टार या फिर डेल्टा में। तो जब ये डेल्टा कनेक्टेड स्टार्टर है तो हमारा जो रोटर होगा वो कनेक्टेड होगा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रशेस आर कनेक्टेड टू, ऑप्शन ए गिवन है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेसिस्टर्स, डी बोल रहा है डीसी सप्लाई, सी बोल रहा है 3 फेज एसी सप्लाई, डी बोल रहा है इक्वलाइजर कॉइल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 फेज जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्लिप यूज किया जाता है, और स्लिप में क्या लगे होते हैं, ब्रश लगे होते हैं, और ब्रश से जो टर्मिनल निकलता है वो किससे कनेक्टेड होता है, रजिस्टर से, वेरिएबल रजिस्टर। तो ये जो कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका ब्रश जो है वो कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स, ठीक है, ताकि हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सके रेसिस्टेंस को वेरी करके, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वो कौन सा कनेक्शन होता है, स्टार या फिर डेल्टा, तो वो स्टार कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ 3 फेज वुंड रोटर इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किटेड गियर इज यूज्ड टू शॉर्ट सर्किट द। 3 फेज वुंड रोटर की बात हो रही है, मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, ठीक है। उसमें शॉर्ट सर्किटेड गियर यूज़ करते हैं टू शॉर्ट सर्किट, किसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए शॉर्ट सर्किट गियर यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन गिवन है स्टेटर फेज ऑफ द मोटर, दूसरा है रोटर एट स्लिप रिंग, तीसरा बोल रहा है स्टार्टिंग रेसिस्टेंस इन द स्टार्टर, डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हुआ, रोटर एट स्लिप रिंग। स्लिप रिंग में जो रोटर होता उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए शॉर्ट सर्किटेड गियर का यूज किया जाता है। रोटर के जो स्लिप रिंग होता है उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए शॉर्ट सर्किट गियर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनइवन गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज। पहला ऑप्शन गिवन हीटिंग ऑफ मोटर, दूसरा अनबैलेंस ऑफ मोटर शाफ्ट, बी बोरा बोथ ए एंड बी, डी बोरा नन ऑफ दिस। अनइवन गैप अगर इंडक्शन मोटर में होता है तो क्या क्या कारण उत्पन्न हो सकता है। पहला हमारा क्या होगा, हीटिंग ऑफ मोटर ज़्यादा हीट होगा, अनबैलेंस होगा हमारा मोटर शाफ्ट। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट हैं, तो यहाँ पर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉलर एयर गैप इन अ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प टू। अगर पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में अगर वह स्मॉलर होगा तो क्या होगा। पहला ऑप्शन गिवन है रिड्यूस द चेंज ऑफ क्रोलिंग, बी बोल रहा है इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, सी बोल रहा है रिड्यूस द चेंज ऑफ कोगिंग, डी बोल रहा है रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो पहले ऑप्शन की ओर आते हैं, रिड्यूस द चेंज ऑफ क्रोलिंग। क्रोलिंग क्या करता है, जो क्रोलिंग होता है वो हार्मोनिक्स की वजह से क्रिएट होता है और वो स्पीड को वो n/7 कर देता है, ठीक है। तो क्रोलिंग से हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज करता है, उसका एयर गैप से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना हार्मोनिक्स के साथ है। अगर इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए रेसिस्टेंस का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, तो एयर गैप का रेसिस्टेंस के साथ लेना देना नहीं है। अब आते हैं सी नंबर में, रिड्यूस द चेंज ऑफ कोगिंग। तो कोगिंग जो होता है वो जनरली
होता है स्लोट्स की वजह से। अगर मान लीजिए स्टेटर स्लोट्स और रोटर स्लोट्स सेम हो जाते हैं तो कोगिंग ऑकर होता है। कोगिंग जनरली इंटरलॉकिंग, मतलब होता क्या है कि अगर स्टेटर के स्लोट और रोटर के स्लोट सेम होंगे तो इंटरलॉकिंग जो होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग जो होता है वो क्रिएट होगा, जिसके वजह से रोटर स्मूथली रोटेट नहीं कर पाएगा। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉगिंग इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉगिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो स्टेटर स्लोट और रोटर स्लोट जो बनाते हैं वो मल्टीपल इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लोट इन स्टेटर इज नॉट मल्टीपल इंटीजर ऑफ नंबर ऑफ स्लोट्स रोटर, ठीक है। ऑप्शन डी की ओर आते हैं, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये ऑप्शन सही है। अगर हम एयर गैप को घटाते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रिलक्टेंस जो होता है वो होता है MM/φ, और MM क्या होता है N×I/φ, ठीक है। तो ये हमारा रिलक्टेंस है। अगर एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट वो भी कम होगा। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा तो जो हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। ये कैसे होता है, हमने ये चीज़ ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था कि ये जो होता है हमारा ई होता है, यहाँ पर ये हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर कोर करंट होते हैं और यहाँ पर हमारा होता था मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। अब इससे हमारा जो रिजल्टेंट करंट मिलता था वो था I0, ठीक है। और ये जो हमारा होता था ये थीटा से हमको पावर फैक्टर मिलता था, पावर फैक्टर इक्वल टू कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैंने मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा जो रिजल्टेंट करंट है वो कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल जो थीटा है वो क्या होगा, ओवरऑल जो थीटा है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इंक्रीज करेगा तो कोस थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसके वजह से पावर फैक्टर पुअर हो जाता है एयर गैप ज़्यादा होने से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर एयर गैप कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा। अब एयर गैप की बात आ गई तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर होता है उसका एयर गैप कम होता है कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। वही अगर हम बात करें डीसी मशीन का, तो डीसी मशीन का भी जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में तो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर जो होता है वो अच्छा होता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर में वो कम होता है कंपेयर टू इंडक्शन मोटर, जिसके वजह से वहाँ का पावर फैक्टर जो होता है अच्छा होता है इंडक्शन मोटर से, ठीक है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।